सबसे पहले थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरी जर्नी उस हौसले की है जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बस्ती जिले से पैदा होती है 1973 में, और आज वाराणसी में आज 50+ एज ग्रुप में इंडिया के लिए दौड़ रही है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने बचपन को, क्योंकि बस्ती एक बहुत छोटा सा जिला है जहाँ पे पहले तो वो डिस्ट्रिक्ट था, अभी मंडल है, जहाँ कोई ऐसा रॉ मटेरियल कहते हैं ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जहाँ बेटियाँ घर से निकले। मैं मिश्रा हूँ तो ब्राह्मण फैमिली से थी, तो घर वालों को लगता था कि ये बाहर जाएगी, दौड़ेगी, खेलेगी तो ये खराब हो जाएगी। दूसरी चीज कि कोई से शादी नहीं करेगा। लेकिन जब 1982 में एशियाड हुआ इंडिया में, पीटी उषा एक नाम आया, चारों तरफ पीटी उषा का नाम था कि कोई एक ऐसी लड़की पूरी दुनिया में छा रही है और इंडिया के लिए, एशिया के लिए 4 गोल्ड मेडल जीत रही है, तो वो नाम मुझे भी सुनाई पड़ा। मेरे मन में उस समय यही फीलिंग आई कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि मेरा भी नाम पूरी दुनिया में हो। तो कहते हैं संकल्प आप जैसा करो, आगे कभी न कभी वो चीज़ आपकी लाइफ में होता है। वो मेरा एक संकल्प था। मुझे मौका मिला स्कूल से खेलने का, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत छोटे हाइट की थी तो मुझे खेलने को मिलता नहीं था। एक मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया, उरुसा फजल ने बोला नहीं तुम चलो, तुम्हारे अंदर लगता है कि कुछ है, बस एक मौका मिला लाइफ में। कहते हैं ना कभी कभी किसी को मौका मिलना चाहिए, वो मेरा मौका मुझे मिला। और मैंने जब खेलना शुरू किया तो मैं चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारे चीज़ों में मतलब पूरे स्कूल में एक ही नाम होता था, नीलू नीलू नीलू। लेकिन सिर्फ वो जर्नी वहाँ तक नहीं थी। जब लगा कि बाहर जाना है तो मेरे फादर को लगा कि मेरी लड़की बहुत सुंदर है, काली हो जाएगी, उनको लगता था एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ या कुछ ऐसा काम करो जहाँ पे बहुत एक्सपोजर ना हो। फिर दिल नहीं माना। मेरी मदर को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ, टीचर्स को जो मिलता है बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, वो उनकी देन है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पे उनकी बदौलत हूँ। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे फादर जब कोर्ट चले आते थे, ही वॉज क्रिमिनल लॉयर, तो क्रिमिनल लॉयर की भी कहानियाँ होती हैं कि बहुत सारे लोगों से दुश्मनी भी होती है। अगर लड़कियां बेटियां हो तो उनको भी धमकी मिलती है कि बेटी बाहर जाएगी तो उठा लेंगे। तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें थी और ऐसा कोई माहौल नहीं था कि लड़कियां स्टेडियम जाएं। मेरे मन में ये आया। फिर मैंने पूरी टीम लड़कियों की बनाई, मेरी माँ ने पूरा सपोर्ट किया। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक शुरुआत 1989 में हुई, मेरा पहला नेशनल मैंने खेला कालीकट। फिर जब फादर को लगा कि ये लड़की के अंदर कुछ है, और मैं लगातार 5 साल यूपी चैंपियन थी। मैंने अभी 100 मीटर का जो मेरा 12 सेकंड का इंटरयूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है अभी तक नहीं टूटा। तो एक नया इतिहास जब बनने लगा तो फादर मेरे पूरे सपोर्ट में थे। लेकिन 1995 में मैंने करीब 12-13 नेशनल खेलने के बाद मेरी शादी हुई। शादी के पहले मेरे फादर इन लॉ यहाँ विद्यापीठ में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम कंटिन्यू करना। लेकिन होता है ना, एक लालच तो मेरे मन में था कि खेलने का लालच भी था। शायद मैं बड़ी थी, मेरे 6 भाई बहन, तो बड़े होने के नाते मुझे शादी के लिए मैंने हाँ कह दी। 95 में बहुत ऐसा नहीं था कि लड़कियां बहुत एक्सपोजर उनको मिलता था। नॉर्मली जॉब पा जाती थी या कुछ ऐसे कुछ बिजनेस कर लेती थी, वो बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ करने को मिलता था। फिर शादी जब हो गई तो मैंने बोला कि पापा मुझे खेलना है, क्योंकि उस समय मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया था। वेस्टर्न रेलवे ने अडॉप्ट कर लिया था, मतलब पूरा फुल कैरियर मेरे सामने था। एशियाड के लिए टीम जानी थी इंडिया की, उसमें नाम था। तो फिर घर वालों ने बोला कि नहीं तुम कैसे दौड़ोगी, बहू हाफ पैंट पहन के दौड़ोगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ये हाफ पैंट बचपन से शुरू से लेके शादी के बाद एक चलता है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं चलो एक ज़िंदगी का एक मोड़ और आया है। फिर उसी साल मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई महिला एवं बाल विकास में, ICDS डिपार्टमेंट में। तो एक नॉर्मल लाइफ चलती रही। 2001 में एक मिसकैरेज हुआ जिसके कारण मुझे 3 साल लगातार ब्लीडिंग हुई। वो ऐसी ब्लीडिंग थी कि कॉन्टिन्यूअस कभी रुकता ही नहीं था। बहुत सारे ट्रीटमेंट चले, बहुत सारी दवाइयाँ चली, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हुआ कि मेरा किडनी ऑलमोस्ट फेलियर पे जा चुका था।
ये 2001 से लेकर 2003 के बीच की बात है। 3 साल मैंने वो जिंदगी का ऐसा मोड़ देखा है कि कोई औरत इतनी ब्लीडिंग होने के बाद जिंदा कैसे, मुझे अभी तक आश्चर्य होता है कि मैं जिंदा कैसे थी। लेकिन अगर अंदर से विल पावर था। मैंने ट्रीटमेंट लिया 2008 में, जब देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। नॉर्मल तो मैं हो गई थी, लेकिन बॉडी में इतना एडिमा था, मेरा वेट 90 किलो। अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि मैं एक अच्छी एथलीट थी। मेरे घर वालों ने मुझे, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से पैदा किया, शादी की, ठीक ठाक देखने में भी थी। बिगाड़ा तो मैंने। फर्स्ट डे आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि दोबारा अपनी लाइफ वापस लानी है। फिर स्टेडियम के कुछ लोगों से पता चला कि मास्टर्स चैंपियनशिप होती है और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। तो ये एक जानकारी मेरे जीवन को कैसे बदलती है, उसके पीछे सिर्फ मेरा एक लगन और एक कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके दिमाग में होता है। जो दौड़ने का सपना था मुझे 14 साल, जब मैं सो के उठती थी सुबह तो लगता था मैं स्प्रिंट लगा रही हूँ और पसीने पसीने पूरी बॉडी भीगी रहती थी। हस्बैंड बोलते थे तुम ऐसे क्यों, मैंने बोला कि जीत रही हूँ मैं, मेडल जीत रही हूँ। तो हंसते थे, कह रही ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहते सपने देखो तो जरूर पूरे होते हैं। फिर मैंने तैयारी के लिए जब मैं फर्स्ट डे मैं स्पोर्ट्स शॉप पे गई, मैंने ट्रैक सूट अपने लिए मांगा, स्पाइक्स मांगी। तो जो शॉप वाले थे वो पूछे किसके लिए, मैंने बोला ये मेरे लिए। तो एक बार ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा, बोले यार क्या मजाक आप कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने जब खेलने का फैसला लिया तो मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखे नेट पे, बहुत सारी टाइमिंग्स देखी और उसी बीमारी हालत में मैंने 100 मीटर का टाइम दिया। जो मेरे कोच रामोद यादव जी हैं, उन्होंने बोला बेटा एक बार करके देखो। जब बीमारी हालत में मैंने 14 सेकेंड की टाइमिंग दी थी 38 ईयर्स की एज में, तो थोड़ा सा लगा कि कुछ कर सकते हैं। और उसी टाइमिंग में इंडिया में बेस्ट ऑफ 3 के मेडल विनर्स थे, तो हौसला बढ़ा और मैंने 3 महीने में 30 किलो वजन कम किया। वो 2008 से लेकर 2009 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसी साल मैंने नेशनल में एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल लिया और उसी के बिहाफ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि फिनलैंड में थी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक लड़की, एक लेडी, नॉर्मली अभी तो बहुत सारे अवेयरनेस हो गए हैं, सारे शादी के बाद बहुत सारे मौके मिलते हैं। जब मैंने फैसला लिया तो पूर्वांचल या स्पोर्ट्स की दुनिया में माँ बनने के बाद खेलना एक नया बात था कि नई शादी हो गई और बच्चा हो गया तुम कैसे दौड़ोगी। उस मिथ को भी तोड़ना था और मैंने उसको तोड़ा और इंडिया के लिए जब मेडल लेके आई, यूपी की फर्स्ट लेडी बनी जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में मेडल लेके आई। तो जहाँ पे बीमारी की स्थिति और बहुत सारी ऐसी मान्यताएं कि शादी और बच्चा होने के बाद आप दौड़ नहीं सकते हो, सारे बंधन के बाद फिर मैंने मेडल्स लिए। 2010 में एशियन चैंपियनशिप हुई जिसमें भारतीय महिला टीम कप्तान के रूप में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने को मिला, जिसमें करीब 700 लोगों की टीम थी, 350 महिलाएं थी। वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था क्योंकि इतने सालों से लोग खेल रहे थे और जब मैं इंडिया के लिए दौड़ी उस समय नेशनल में मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया और पूरे एशिया में मतलब नीलू नीलू नाम का एक जैसे कहते कानों में शोर होता था जब मैं दौड़ती थी कि मेरे परफॉर्मेंस को देख के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि अचानक से एक नई एथलीट कहाँ से आ गई। वो सिर्फ था मेरी मेहनत और मैंने ऐसे नहीं मेहनत की। जब लगा कि मुझे दौड़ना है 30 किलो, जब वेट कम करने के लिए ट्रैक पे मैंने 6 से 7 घंटे डेली दिए। ऑफिस भी था, बेटा छोटा था, अभी मेरा बेटा 27 साल का, उस समय 8 साल का था। उसको घर पे छोड़ के जाना, ऑफिस से आना, रात के 11 बजे तक सिगरा स्टेडियम में प्रैक्टिस करना। तो वो ऐसा दिन था, लगता था कि कभी तो मेरी जान ही निकल जाएगी। कभी कभी डॉक्टर्स को भी स्टेडियम में बुलाना पड़ा क्योंकि एडिमा बॉडी में था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, बेहोश भी हो जाते थे, लेकिन अंदर से था नहीं, हार नहीं मानना है। डॉक्टर्स को ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया तो वो बोले स्टॉप रनिंग, तुम्हारा 75% ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, यू कांट रन। लेकिन मन में एक जिद था कि नहीं, मैंने बिगाड़ा है, मैं ही ठीक करूंगी। फिर एशिया में मेडल आने लगा, एशियन रिकॉर्ड। आज 10 साल हो गए, पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा मैंने इंडिया के लिए मेडल्स जीते हैं।
और अभी एक बेस्ट पार्ट स्पोर्ट्स के साथ मेरी लाइफ में था कि 2014 में एशियन चैंपियनशिप हमारी मलेशिया में थी। वहाँ ब्यूटी क्वीन चैंपियन जो हमारे अच्छे खिलाड़ी होते थे एशिया लेवल के, वो उसमें हर कंट्री से सेलेक्ट होते थे। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैं उसकी विनर थी। ये भी बहुत अच्छा था कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो और ब्यूटी क्वीन चैंपियन बन रहे हो कि मेडल के साथ साथ ब्यूटी भी आपके साथ है। तो ये बहुत मैनेज करना इतना आसान नहीं था। नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ट्रैक पे दौड़ते हो 6-6 घंटे, आप काले क्यों नहीं होते हो? तो ये सब जब आप मेहनत करते हो तो आपका चेहरे का शाइन अपने आप आता है, उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं होता है और ये ईश्वर की कृपा रहती है। फिर 2017 में इंडिया में ब्यूटी क्वीन चैंपियन हुआ, उसकी भी मैं विनर थी। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा बदलाव मेरी लाइफ में आया। ये सब कुछ आसान नहीं था, सिर्फ इसमें 3-4 चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की। सबसे पहले डिसिप्लिन लाइफ। मेरे जो टाइम शेड्यूल था, टाइम मैनेजमेंट, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, वो टाइम टू टाइम एकदम फिक्स रहता था कि मुझे जिस टाइम उठना है, प्रैक्टिस करनी है, ऑफिस देखना है, घर का काम भी देखना है, बेटे को देखना है, फैमिली को देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है। तो सारा मैनेज करने के बाद जो मुझे टाइम मिलता था, मैं उस टाइम से टाइम को चुराती थी। अगर प्रैक्टिस मेरी 4 घंटे की पूरी हो गई, मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले हैं, तो मैं दोबारा भाग जाती थी ट्रैक पे कि नहीं मुझे और मेहनत करना है। तो ऐसे करते करते आज भी मैंने करीब इंडिया को 6 बार एज ए इंडियन वुमेन टीम कैप्टन रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो एशिया लेवल पे हो, चाहे एशिया पैसिफिक हो, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का तो रिकॉर्ड मेडल जीता मैंने। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे बेटी बचाओ, इलेक्शन कमीशन, हमारी स्वच्छता, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ मैं बेड पे थी, बेड पे मौत देख रही थी और कहाँ मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले रही थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ, जब इस दौरान में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मिले। 2012 में एशिया चैंपियनशिप ताइपे में था, वहाँ मुझे इंडियन टीम में रिले 4x100 और 4x400 दोनों में मुझे दौड़ने का चांस मिला। तो सुबह एक 4x100 में अचानक से मुझे हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हुई। हैमस्ट्रिंग में बस स्टार्ट मैंने रेस जो लिया वो 20 मीटर जाते ही, नॉर्मली कोई होता तो रुक जाता, मुझे उस समय फील हुआ कि मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, मेरे सामने 3 लोग हैं, अगर मैं रेस रोकती हूँ तो वो 3 निराश होंगे और शायद इंडिया को मेडल ना मिले। मैंने उस रेस को पूरा किया और हम लोगों ने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। फिर बात आई शाम को 4x400 दौड़ना है, वहाँ मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए, पूरा आइसिंग किया, पूरा एकदम जैसे फ्रैक्चर में पट्टी लगती, पूरी पट्टी लगी हुई, और सारी टीम निराश कि दीदी हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छा मुझे लगा नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं, चलो हम स्टार्ट करते रेस, अगर मैं रेस पूरी कर ली तो तुम लोग आगे बढ़ जाना। और ईश्वर का पता नहीं, बाबा विश्वनाथ की कृपा थी या कुछ ऐसा उनका जादू था, कुछ बड़े लोगों का आशीर्वाद था, मैं किसी तरह घसीट के ट्रैक पे खड़ी हुई थी। जब बुलाया जा रहा था बस भगवान का नाम लिया और 20 मीटर जाने के बाद मुझे एक स्क्रीन दिखा जिसमें पूरे ताइपे में लाइव हो रहा था। मन में बोला नीलू तू भाग, और मैंने उस रेस को पूरा मैं भागी और फर्स्ट नंबर पे लाके बैटन दिया, फिर गोल्ड मेडल। ये कभी भी किसी भी चीज से गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2 ही चीज मिलता, हार या जीत। अगर मैं वहाँ पीछे बैठ जाती कि नहीं मेरे पैर में दर्द है, तो पता नहीं वो मेडल मेरे हाथ में नहीं होता। और जब वर्ल्ड का मेडल मिला, वो फीलिंग मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया मेरे आंखों में हो, पूरे विश्व करीब 87 कंट्रीज ने और 60,000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हर एज ग्रुप के लोग थे, 35 से लेके 100+ तक। तो ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था। एक छोटी सी जगह वाराणसी में हमारा जो स्टेडियम था, एक नॉर्मल ग्रास ट्रैक था, कोई ऐसा मल्टीपर्पज जिम भी नहीं था कि जिसमें मैं स्पेशल ट्रेनिंग लेती। अब तो सब कुछ हाईटेक हो गया है, बस ट्रैक पर जाओ और दौड़ो, स्पाइक्स डालो। लेकिन हम लोगों ने अपने हाथ से रोलर भी चलाए हैं, पानी भी डाला है। तो ये मेहनत कहीं ना कहीं आपकी बहुत काम आती है। जब आप किसी चीज के लिए डिवोटेड होते हो
अपने फीलिंग्स को उसमें डाल देते हो तो कभी हारते नहीं है। जैसे नॉर्मली बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, बोलते हैं कि मैम मैंने ये लक्ष्य बनाया था, मेरा पूरा नहीं हुआ, तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि ठीक है, तुम एक साथ ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो, तुम छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। कहते कई पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ पूरे करके ही हम बड़े पहाड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, निराशा भी नहीं मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा जीती हूँ, कभी कभी अपनी रेस भी फाउल कर दिया मैंने। मुझे पता था कि मैं जीत रही हूँ। एक रेस तो थाईलैंड में थी 200 मीटर, मुझे 5 गोल्ड मेडल मिल चुके थे, 6वां गोल्ड मेडल था, बस फिनिश लाइन सामने थी, एक स्टेप भी नहीं था, मुझे लगा मैं जीत रही हूँ, और पीछे से वो अपनी लैंग्वेज में अपने प्लेयर्स को बकअप कर रहे थे, वो प्लेयर ने आके चेस्ट मार दिया। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से भटका सकता है। तो वो चीज भी मैंने सीखी। और कभी जब हारती हूँ तो सबसे पहले मैं नोट करती हूँ अपनी डायरी में कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी कि जिसकी कमी के कारण मैंने ये मेडल नहीं जीता, या रिकॉर्ड में बनाती हूँ तो उसके पीछे जो मेहनत होती है वो जरूर नोट डाउन करती हूँ, ताकि नेक्स्ट कंपटीशन में मुझे हेल्प मिले। तो लाइफ को मैंने ऐसे देखा है कि जहाँ पे लड़कियों को न शादी के बाद ट्रैक पे उतरने देते थे, न शादी के पहले ट्रैक पे। शादी के पहले बोला जाता था तुम ट्रैक पे जाओगी, तुमसे कौन शादी करेगा। शादी के बाद बोला जाता था कि नहीं बहू हो कैसे दौड़ोगी। तो ये सब चीजें, ये तो एक चैलेंज था। उसके साथ जो मेरी बीमारियां थी वो एक नॉर्मल स्टेज की नहीं थी, लेकिन सिर्फ चैलेंज, जो एक कहते चिड़िया की आंख देखना, वो आंख मैंने देखी। मिल्खा सिंह पिक्चर सभी ने देखी होगी मेरे ख्याल से। उसमें दिखाते हैं कि हर कमरे में उन्होंने अपना टाइमिंग लिखा था। ये काम मैंने पहली बार जब मैंने 2008 में स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, मेरे बाथरूम से लेके हर जगह मेरा एक टारगेट टाइमिंग लिखा था कि मुझे इस टाइमिंग में दौड़ना है। 12.5 का मैंने रखा था टारगेट, जबकि मैं उस समय 38 साल की थी, और मैंने 12.7 की टाइमिंग थी, इंडिया रिकॉर्ड बनाया। तो इस एज में ये टाइमिंग आज के बच्चे भी देते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ थी, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। और निगेटिव चीज़ें तो लाइफ में हम स्पेशली महिलाओं के साथ आती हैं। वाराणसी में 2007-8 में ऐसा माहौल नहीं था कि महिलाएं ट्रैक पे जाएं। कोई यूपी से महिला नहीं जाती थी। स्प्रिंट में 2-4 लेडीज जाती थी, जो कि थ्रोज में जाती थी, जो ऐसा इवेंट रहता था जिसमें बहुत भाग दौड़ नहीं करना रहता था। मैंने उस मिथ को बदला। आज यूपी से 100 से ज़्यादा महिलाएं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही है। तो ये एक जो मैंने शुरुआत की थी उसका फल मिल रहा है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। मैंने फिर एक दिन मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे नहीं मिला, क्यों ना ऐसा करते हैं कि कुछ लड़कियों के लिए करते हैं। तो मैंने एक क्लब बनाया जिसमें हर साल मैं 40 लड़कियों को अडॉप्ट करती हूँ। तो अपनी सैलरी से उनको ट्रेनिंग देना, उनको जो भी फैसिलिटीज़ होती है उनको वो देना। आज 300 से ज़्यादा मेरे बच्चे आर्मी में, पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्पोर्ट्स कोच हो, CISF में, ये सब बच्चियाँ अपने कैरियर को बना रही है। सबसे अच्छा लगता है कोई लड़की BSF में अगर वो पहाड़ पे ड्यूटी पे वहाँ से वीडियो कॉल करके बोलती जय हिंद मैम, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे पास ऐसे बच्चे आए जो नक्सली इलाके के थे, उनके पेरेंट्स मुझे धमकी भी दिए कि मेरे बच्चे को बिगाड़िए मत, और लड़की खेलना चाहती थी। मैंने सिर्फ बोला कि भैया मेरे ऊपर भरोसा करिए, 2 साल मुझे दीजिए। आज वो लड़कियाँ BSF में हैं, कुछ CISF में हैं। उनके पेरेंट्स आकर के मुझे थैंक यू बोलते हैं कि नीलू जी आप नहीं होती शायद तो मैं अपनी बच्ची को स्पोर्ट्स में नहीं भेजता। तो हमेशा जब आपको उपलब्धि मिलती है तो अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम एक पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन उनको लगता है आसपास अगर निरक्षर लोग हैं, कोई नहीं प्लान नहीं करता कि चलो हम उनको भी लिखना सिखा दें। या हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल के खिलाड़ी हैं, कोई नहीं आके बोलते हैं कि चलो हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे दें। तो लाइफ का ये भी फिल्टर अपने साथ रखना चाहिए कि जब आप ऊंचाइयों पे जाइए उन लोगों को भी एम्पावर करिए कि जिनको सुविधा नहीं मिल रही है। सिर्फ हमारा खड़े होना ही उनको मनोबल देता है। तो मैंने अपनी लाइफ को ऐसे एक विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ महिलाओं को स्पोर्ट्स में शादी और बच्चा होने के बाद तो बिल्कुल आने की अनुमति नहीं थी, वो भी आज से
20-25 साल पहले, 25 या 30 साल पहले का उस समय का चैलेंज मैंने 2009 में पूरा किया। और 14 साल के गैप के बाद जहाँ डॉक्टर्स ने बोला था कि तुम एकदम स्पोर्ट्स की लाइन में नहीं जा सकती, तो तुम दौड़ोगी तो तुमको हार्ट अटैक हो सकता है, तुम कभी भी गिर के मर सकती हो, लेकिन सिर्फ एक विल पावर था, आत्मविश्वास था कि नहीं, मैंने खुद को बिगाड़ा है, मैं खुद को ठीक करूंगी। और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपनी डाइट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और अपनी डिसिप्लिन लाइफ और डेडिकेशन, जो मेरा अगर मुझे प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल टाइम दिया गया है कि ये चीज़ मुझे इस टाइमिंग में पूरी करनी है, उसको पूरा कोशिश करती थी। और उसके साथ साथ मेरा बेटा अभी 27 साल का है, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि पूर्वांचल और बनारस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि अरे एक शादीशुदा महिला दौड़ रही है, बहुत चीज़ें, एक मोटी सी मेहरारू दौड़ रही है, ये सब शब्द भी आते थे। मैं घर आके चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, तो बहुत सीरियस लगा रहा था, मम्मा शांत रहो, और हाथी चलता है, बाकी लोग अपना काम करते हैं, तुम अपने लक्ष्य को देखो। तो यही मेरी लाइफ की एक स्टोरी थी, और मैंने हमेशा कोशिश किया कि अपने काम को ईमानदारी से करूँ और हमेशा अपने देश के लिए समर्पित रहूं। और एक लाइन में कहना चाहूंगी कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप एक पत्थर उछाल के देखिए, आप बिल्कुल वो हर असंभव काम कर सकते हैं जिसको लगता है कि आप नहीं कर सकते। जय हिंद।